नमस्कार। सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी के साथ हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। अभी क्या वहां पर स्थिति है, आपको बता दें कि लगातार जम्मू के जो इलाका है वहां पर पिछले महीने में 3-4 बड़ी वारदात हुई और उस वारदात के बाद से सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी का पूरा जो नेटवर्क है उसको चाक चौबंद करने की कोशिश की गई। उसमें एक नए तरीके से बदलाव किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले हैं। श्रीनगर में उनका कल और परसों उनके कार्यक्रम हैं। उसको देखते हुए ज़बरदस्त सुरक्षा के इंतजाम हैं और इस बीच ये खबर आई है कि बारामूला में मुठभेड़ सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में हुई है, जिसमें 2 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर आई है। तो खबर जम्मू कश्मीर से एक बार आ रही है कि 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने एक एनकाउंटर में मार गिराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार जम्मू कश्मीर कल पहुंचेंगे और 21 तारीख को विश्व योगा दिवस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में रहेंगे। सीधे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ नज़ीर मसूदी जुड़ रहे हैं। नज़ीर, क्या हालात हैं अभी बारामूला में और एनकाउंटर के बारे में और क्या जानकारी आ रही है? देखिए, इनकाउंटर खत्म हो चुका है लेकिन तलाशी अभियान जारी है। 2 आतंकियों के मारने की खबर है। खबर यह भी है कि 2 सुरक्षा फोर्सेस के पर्सनल घायल हो चुके हैं इस इनकाउंटर में। दरअसल ये कोई अटैक नहीं था जो सुरक्षा फोर्सेस से हुआ था। सुरक्षा फोर्सेस ने बड़ी तादाद में तलाशी अभियान और ऑपरेशन एंटी मिलिटेंस ऑपरेशन शुरू किए हैं। आज सवेरे उन्होंने हद्दीपुरा गांव है बारामूला जिले के सोपोर इलाके में, वहां एक ऑपरेशन शुरू किया जब उनको इतला मिली कि वहां कुछ आतंकी छुपे हैं। यूं ही उन्होंने उस मकान का घेराव किया जहां आतंकी छुपे थे। वहां फायरिंग आई और उसके बाद इनकाउंटर हुआ। दोनों मिलिटेंटों को वहां मार गिराया गया। उनकी जो शिनाख्त अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो सकी। पुलिस का कहना है कि शिनाख्त होने में अभी थोड़ा वक्त लग गया, उनकी पहचान क्या है। लेकिन साफ दर्शाता कि किस तरह प्रधानमंत्री की विजिट से पहले यहाँ सुरक्षा फोर्सेस बड़ी पैमाने पे ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं ताकि आतंक का कोई भी मंसूबा उससे नाकाम बनाया जाए। कश्मीर घाटी में मिलिटेंसी का करीब अगर हम बताएं तो बड़ी तादाद पे वो काबू पा लिया गया है। लेकिन जम्मू रीजन में काफी चैलेंज है जो हमने देखा पिछले 1-3 साल से। अटैक के बाद अटैक हो रहे हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री यहाँ आए वो भी एक मैसेज ये देना चाहता है कि अटैक डिफाइन नहीं करते कश्मीर की सुरक्षा, डिफाइन ये करते हैं कि कश्मीर में योगा कर रहा है, योगा का इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है। प्रधानमंत्री खुद स्वयं उसकी लीड कर रहे हैं। डल झील के किनारे पे हो रहा है। 9,000 लोग उसमें शिरकत करेंगे और पूरे जम्मू कश्मीर के हर जिले में हजारों लोग उसमें शिरकत कर रहे हैं वर्चुअली। तो एक तरह की मैसेज है कि इलेक्शन के बाद यहाँ प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं और उसके बाद असेंबली इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। इस बीच पे सुरक्षा फोर्सेस के ऑपरेशन भी जारी हैं, चाहे जम्मू रीजन हो यहाँ ऑपरेशन आज का ये हुआ जो बारामूला जिले में, जिसमें 2 मिलिटेंटों को या आतंकियों को मार गिराया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नसीर मसूदी। इस वक्त जानकारी देते हुए किस तरीके से वहां पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को बारामूला में मार गिराया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी जो सांसद कांग्रेस से रही हैं, उनके साथ आज बीजेपी में शामिल हो गई। इसके साथ ही बीजेपी के साथ एक अजब सहयोग भी बन गया। दरअसल हरियाणा के तीनों जो लाल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, उनके जो परिवार के लोग हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन वो लोग थाम चुके हैं। यानी कि देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल की जो पीढ़ियां अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई और भव्य बिश्नोई बीजेपी में शामिल हैं। वहीं देवीलाल के बेटे रंजीत चौटाला भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। एक बंसीलाल का परिवार ही बचा था तो उनकी बहू किरण चौधरी और पोती श्रुति चौधरी भी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। किरण चौधरी कांग्रेस की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष थी और तोशाम से विधायक है। उनकी बेटी श्रुति भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी हैं। बताया जा रहा है कि उनकी नाराजगी इस बात पर थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने श्रुति का टिकट काटकर राव दान सिंह को दिलवाया। हालांकि भिवानी से राव दान सिंह चुनाव हार गए।
आज पार्टी में दो बहुत प्रमुख हस्तियां जो ठीक है वर्षों तक इन्होंने भले ही कांग्रेस में काम किया, लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि शरीर कांग्रेस में रहा होगा, मन हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहा है। बहन किरण चौधरी जी के साथ ठीक है दो विपक्षी पार्टियों में रहने के कारण से था, विधानसभा में देखने में भले ही हम आमना सामना कर लेते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद हमको पता लग जाता था कि हम क्या कहना चाहते हैं एक दूसरे को। कुछ सालों से मैं देखती आ रही हूँ कि हरियाणा के अंदर जो है वो एक व्यक्ति सेंट्रिक जो है पार्टी बन गई, और जो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़े, किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उनको अगर ये लगता है कि थोड़ा सा भी कोई बराबर का आने वाला है तो उसको खत्म कर दो, उसको नष्ट कर दो। वहीं कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा जो सांसद भी हैं, इन्होंने सिरसा से चुनाव इस बार जीता है। उन्होंने कहा कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के साथ उनके साथ नाइंसाफी हुई है, मां बेटी के साथ इंसाफ नहीं हुआ। मैं चाहती थी कि दोनों कांग्रेस में रहते हुए एक साथ काम करते रहे। देखो, किरण चौधरी जी का मैंने पहले भी कहा था, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनकी बेटी के साथ इंसाफ नहीं हुआ। हम चाहते वो कांग्रेस में ही रहना चाहिए था, लेकिन उनके साथ भी बहुत ज़्यादती हुई। अब इस चीज़ को हम कैसे कहें, क्या कहें, उन्होंने फैसला लिया। कांग्रेस में रहते हम साथ में काम करते तो अच्छा होता, पर अब क्या बोलें, उन्होंने एक रास्ता चुना है, उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ। गुरप्रीत चिन्ना हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। गुरप्रीत, कांग्रेस में अगर आप देखें तो दो तरह से लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है जो इससे काफ़ी खुश है कि उनका एक और प्रतिद्वंदी कांग्रेस के खेमे से बाहर। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जितने भी नेता हैं वो सब इसको एक नाइंसाफी के तौर पर देख रहे हैं। चल क्या रहा है कांग्रेस पार्टी में? जी बिल्कुल, पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि आज जो कांग्रेस पार्टी है, पार्टी हाईकमान ने फुल फ्लैज पावर जो हुड्डा गुट को दी हुई है। उनका ही जो प्रदेश का प्रधान है, जो प्रदेश के प्रेसिडेंट है उदय भान, वो भी उनके लगाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे हम देख रहे हैं लगातार शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी ये लगातार अपोज कर रहे थे हुड्डा गुट को लेके और पार्टी हाईकमांड को लगातार कंप्लेंट कर रहे थे। लेकिन आज जैसे किरण चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन की है तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि जो पार्टी हाईकमांड है, जो लीडरशिप है, उन्होंने उन्हें अनदेखा किया। और ख़ास करके जो उनकी डॉटर थी जो श्रुति चौधरी, उनको मेंबर पार्लियामेंट की टिकट नहीं दी। उसके बाद उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि शायद कांग्रेस उनको साइडलाइन कर रही है, जिस बात को लेके उन्होंने एक फैसला लिया और बीजेपी को ज्वाइन किया। अब सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि अगर महेंद्रगढ़ और भिवानी की बात करी जाए तो जो किरण चौधरी है उसके पास एक लेगेसी है, जो उनके फादर इन लॉ थे, जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं बंसी लाल, जिन्होंने काफ़ी लैंडमार्क पॉलिटिकल चेंजेस किए हरियाणा में। तो कहीं ना कहीं ये जो लेगेसी है ये बीजेपी को बेनिफिट देगी। जहां कांग्रेस का बड़ा लॉस होगा ये जब विधानसभा इलेक्शन होंगे, क्योंकि इस समय इसलिए कांग्रेस को झटका है, जबकि हुड्डा गुट इस बात पे खुश है कि वो बीजेपी में चले गए, क्योंकि वो अपने जितने भी और नेता हैं उनको सेटल करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में जो विधानसभा इलेक्शन होंगे उसमें ये पता चलेगा कि किरण चौधरी की जो लेगेसी है उनके पीछे, खास करके भिवानी और महेंद्रगढ़ में, कितना फायदा बीजेपी को देती है और कांग्रेस इसका कितना नुकसान देखता है। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल
कांग्रेस को नुकसान कितना होता है, लेकिन इसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए। और हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ विनोद शर्मा जी जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, एक के बाद एक नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, उससे जो भारतीय जनता पार्टी का वहां का लोकल खेमा है उसकी क्या प्रतिक्रिया है, ये भी सोचनी होगी, ये भी देखना होगा कि उनका कैसे इस पे पूरी प्रतिक्रिया रहती है। क्योंकि कम से कम कई चुनावों में देखा गया है, हरियाणा के चुनाव में इससे पहले और हिमाचल में भी देखा गया था कि जो बागी थे वो बड़े नाराज थे, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस के लोगों को बीजेपी में ले लिया गया था। विनोद शर्मा जी, कितना नफा कितना नुकसान, तीनों लाल जो हरियाणा के थे उनके परिवार के उनके जो बच्चे हैं, उनके परिवारजन जो राजनीति में है इस समय, सब भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस से एक और बड़े नेता की विदाई हो गई है। हाँ अंकित, ये तुम्हारी लाइन मुझे बहुत इंटरेस्टेड सुना मैंने। तीनों लाल भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को डायनेस्टी की बात नहीं करनी चाहिए आगे से कम हरियाणा में तो ना करें। देखिए, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना सरमाया हरियाणा में नहीं था। ये तो पिछले 10 बरस पहले उन्होंने अपने पांव हरियाणा में जमाए और खट्टर साहब को लेके आए, जो कि नॉन जाट चीफ मिनिस्टर थे, इसके चलते जाट समाज शुद्ध हो गया भारी स्तर पर, और उसका नुकसान हाल ही के इलेक्शन में इनको उठाना पड़ा। मेरा ये मानना है कि किरण चौधरी इसलिए गई है क्योंकि उनकी बिटिया को टिकट नहीं दिया बेवानी से, लेकिन इसका उनका वहां जाना कांग्रेस को मैं समझता हूँ नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि बंसीलाल जी की जो लेगेसी है उसकी धरोहर किरण चौधरी के पास है, ये उनकी बहू है, और उनकी जो पोती है उसको टिकट नहीं मिला, तो एक इमोशनल इशू हो सकता है जाट समाज के लिए। लेकिन इसके साथ साथ एक और पहलू पे भी नजर डालें कि कांग्रेस हाईकमांड ने तय कर लिया है कि सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है उनका वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा होगा हरियाणा में। क्योंकि अगर आपको याद हो 5 बरस पहले जो इलेक्शन हुए थे उसमें आखिर में उनको नेतृत्व दिया गया था और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया भारतीय जनता पार्टी के विरोध में। तो मैं समझता हूं कि अब ये बड़ी परीक्षा की घड़ी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कि वो कितना नजदीक ले जाते हैं अपनी पार्टी को सत्ता से। विनोद जी, जैसे आपने कहा कि इसका नुकसान भी हो सकता है, लेकिन कम से कम फिलहाल जो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरी तरीके से कमान दे दी जाए, लेकिन उसमें जो बाकी बड़े नेता हैं हरियाणा के, जैसे कुमारी शैलजा हैं, वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि देखिए इनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में जो प्रेम है वो भी जग जाहिर है, वो भी लोगों को पता है कि दोनों कितना एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो क्या खेमों में बटी हुई कांग्रेस इस बार पूरे तरीके से वापसी कर पाएगी? और दूसरा, मैं आपसे यह भी समझना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि यह अब कई जगह पर देखने को मिल रहा है, इस बार के लोकसभा चुनाव में 110 प्रत्याशी ऐसे थे जो दूसरी पार्टी से आए थे, तो उनका जो खेमा है, उनका जो काडर है, उसको क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तित्व परिवर्तन हो रहा है, कांग्रेस का डीएनए जा रहा है धनाधन उसके अंदर, और उसको स्पेस भी देनी पड़ रही है, जिसके चलते उससे उनका अपना जो वर्कर है वो शुद्ध है। अब वो वर्कर कितना शुद्ध है, घर बैठ जाएगा जैसे कि उत्तर प्रदेश में बैठ गया और जगह पे बैठ गया। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत सोच विचार कर नए लोगों को अपने खेमे में शरण देनी चाहिए या उनको मेंबरशिप देनी चाहिए। लेकिन जहां तक किरण चौधरी का सवाल है, वो तोशम से 4-5 बार जीती है। तोशम बंसीलाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी और वहां से बीजेपी कभी जीती नहीं, तो एक नफा तो होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वो जो वहां पर आज के दिन किसान कम्युनिटी में, फार्मिंग कम्युनिटी में जो गुस्सा है, और वो ज्यादातर जाटों में जो गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, क्या किरण चौधरी उस विरोध के चलते अपनी पैठ बनाए रख सकती हैं भिवानी के क्षेत्र में? तो ये तो देखने वाली बात है। लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन है दोनों तरफ से, और मैं समझता हूँ लड़ाई बहुत अच्छी होने वाली है हरियाणा में इस बार, और बीजेपी को बढ़त आज के दिन हम नहीं दे सकते, भले ही कितने वो लोग उनके खेपे में आ जाए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी स्पष्टता से हमारे दर्शकों को इसका इम्पैक्ट समझाने के लिए। इम्पॉर्टेंट, जैसे विनोद जी कह रहे थे
कि हरियाणा में जो लड़ाई है वो कांटे की लड़ाई होने वाली है। कम से कम अभी फिलहाल ये कहना ठीक नहीं होगा कि इन किरण चौधरी के जाने से भी भारतीय जनता पार्टी को एक एज दिखाई पड़ रहा है। देखना होगा कि जाट जो नाराज बीजेपी से चल रहे हैं वो इनके आने से क्या बीजेपी की तरफ वापस अपनी तरफ रुख करते हैं या नहीं। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, पर उससे पहले आपको बता दें कि आपके लिए एक सवाल है जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जो जवाब है वो हमें भेज सकते हैं। सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया में हमें और अकेला कर दिया है, कि क्या सोशल मीडिया से आप और अकेलापन महसूस करते हैं। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि जो QR कोड आपकी स्क्रीन पर है उसको स्कैन करके हमें अपना जवाब भेज दीजिए। क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में कदम रखने वाले हैं? क्या वे भविष्य में जेडीयू का नेतृत्व करेंगे? दल के अंदर से ही इस तरह की चर्चा जो है वो हो रही है, उसको हवा दी जा रही है। एक दो नेताओं ने मीडिया में बयान देकर बात को आगे बढ़ा दिया है। हालांकि जेडीयू के बड़े नेता इसे बेबुनियाद बात बता रहे हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत बहुत कम ही कार्यक्रम में नजर आते हैं। उन्हें कभी राजनीतिक भाषण देते या फिर बयान देते नहीं देखा गया। हालांकि उनके सियासत में आने के कयास अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कोई खंडन नहीं आया है। मेरे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, क्योंकि अभी तक बहुत ज्यादा इनके जो पुत्र हैं उनके बारे में जाना नहीं जाता है, तो किस बिना पर इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं और उस पर क्या कह रही है जेडीयू? नहीं, देखिए, जेडीयू के भीतर तो इस बात को लेकर चुप्पी है। एक प्रदेश महासचिव है परमहंस कुमार और जरूर की गई है, लेकिन इसके ऊपर स्तर पर और जेडीयू में अगर हम कहें ऊपर के स्तर पर इस तरह की कोई बात कोई है या नहीं है, इस बात को लेकर पूरी तरह से चुप्पी आप समझ सकते हैं। ये बहुत ही संवेदनशील मामला एक तरीके से, क्योंकि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनको आज तक पब्लिक लाइफ में बहुत कम लोगों ने देखा है। इनफैक्ट उनकी ज्यादा दिलचस्पी भी अभी तक ये हम लोग सुनते थे कि राजनीति में नहीं है। वो बहुत ही कम नजर आते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। 1975 में उनकी पैदाइश है, इस लिहाज से वो करीब 50 साल के कम के ही है, युवा ही है वो। लेकिन उनकी दिलचस्पी राजनीति में बहुत कम रही है, इसलिए उनके बारे में कोई जानता नहीं, वो पर्दे के पीछे ही रहते हैं। मुझे याद है 2020 में संभवतः जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे गांधी मैदान में, तब वो वहां पर जरूर शरीक हुए थे उस शपथ ग्रहण समारोह में। लेकिन आमतौर पर वो बाकी शपथ ग्रहण समारोह में ही पहले नीतीश कुमार के नजर नहीं आते रहे हैं, तो बहुत कम जानकारी है। और अगर हम पार्टी के भीतर बात करें, मैंने पार्टी के कई नेताओं से बात की है, उनका ये कहना है कि जिन नेताओं ने इस बारे में सोशल मीडिया पर लिखा है और ये मांग की है कि उनके बेटे को राजनीति में आना चाहिए, ये उनकी बात जरूर हो सकती है, लेकिन पार्टी के फोरम पर कभी इस तरह की बात नहीं हुई है। दिलचस्प बात ये भी है अंकित कि अब से कुछ ही दिनों बाद 29 जून को दिल्ली में ही जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। हालांकि बैठक में इस तरह की बातों पर चर्चा नहीं होती आमतौर पर, और मैंने पूछा था, ये एक कस्टमरी बैठक होती है, हर 3 महीने पर ये बैठक होनी होती है। ये इसलिए ये बैठक बुलाई गई है क्योंकि लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है, उस पर चर्चा के लिए। लेकिन अब चूंकि ये मामला अब उठ गया है और ये मांग उठने लगी है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी सदस्यों की तरफ से इस बात की मांग की जाती है क्या कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री दी जाए, उनको भी राजनीति में लाया जाए। हालांकि सार्वजनिक तौर पर नीतीश कुमार लगातार परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं, वो लालू यादव के परिवार पर अटैक करते रहते हैं। आपने अभी जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ उसमें कई जगह उन्होंने बार बार ये कहा कि लालू यादव के परिवार से फला लोग, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, कोई सांसद है, और इसको लेकर वो लगातार परिवारवाद के मुद्दे पर लालू यादव को घेरते रहे हैं। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कैसे उनकी एंट्री होगी, लेकिन एक मांग उठी है, लेकिन पार्टी के भीतर बहुत चुप्पी है और अभी तक कोई इस पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस हाजिर रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। उन्होंने करीब 15 मिनट तक 1600 साल पुराने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर का भी दौरा किया। इसके बाद प्रधानमंत्री प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए स्वरूप को देश को समर्पित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नालंदा में मौजूद रहे। विश्वविद्यालय पुनर्जीवित करने के बाद अब तक पोस्ट ग्रेजुएट और डायरेक्टरेट स्टूडेंट्स के लिए 7 स्कूल या डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। इस समय विश्वविद्यालय में कुल 17 देशों के 400 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए यहां 10 सब्जेक्ट में पढ़ाई हो रही है। कैंपस में एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है। अब नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर जो चर्चा हो रही है उसका क्या है इतिहास और क्यों है इतना खास। 825 साल बाद इसका जो कैंपस है उसका कायाकल्प हो रहा है। कैंपस में 40 कक्षाएं, 2 शैक्षणिक ब्लॉक, 1900 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर सकेंगे। 300 सीट वाले 2 सभागार, 550 छात्रों के लिए हॉस्टल, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, 2000 लोगों की क्षमता का एम्फी थिएटर, सकाय क्लब और खेल परिसर। वहीं कैंपस पूरी तरीके से इको फ्रेंडली बनाया गया है। यहां पर वाटर रेन हार्वेस्टिंग प्लांट लगाया गया है, रिसाइकलिंग प्लांट लगाया गया है और ऊर्जा संयंत्र भी है। घरेलू और पेयजल उपचार संयंत्र भी यहां पर लगा है। 100 एकड़ के वाटर यूनिट्स, पर्यावरण के अनुकूल सुविधाएं, पूरे तरीके से आत्मनिर्भर परिसर को बनाया गया है। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। साथियों, अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर यही भारत की सोच रही है। शिक्षा सीमाओं से परे है, नफा नुकसान के नजरिए से भी परे है। शिक्षा ही हमें गढ़ती है, विचार देती है और उसे आकार देती है। प्राचीन नालंदा में बच्चों का एडमिशन, उनकी पहचान, उनकी नेशनलिटी को देखकर नहीं होता था। हर देश, हर वर्ग के युवा यहां आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के इस नए कैंपस में हमें उसी प्राचीन व्यवस्था को फिर से आधुनिक रूप में मजबूती देनी है। और मुझे ये देखकर खुशी है कि दुनिया के कई देशों से यहां स्टूडेंट्स आने लगे हैं। यहां नालंदा में 20 से ज्यादा देशों के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना का कितना सुंदर प्रतीक है। आने वाले समय में नालंदा यूनिवर्सिटी फिर एक बार हमारे कल्चरल एक्सचेंज का प्रमुख सेंटर बनेगी। नालंदा यूनिवर्सिटी आसियान इंडिया यूनिवर्सिटी नेटवर्क बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। इतने कम समय में ही कई लीडिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस
यहां एक साथ आए हैं। एक ऐसे समय में जब 21वीं सदी को एशिया की सदी कहा जा रहा है, हमारे ये साझा प्रयास हमारी साझी प्रगति को नई ऊर्जा देंगे। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर मनोज दीक्षित जुड़ रहे हैं, शिक्षाविद हैं, वाइस चांसलर हैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कितना अहम आप इसको मानते हैं जिस तरीके से नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनरुद्धार हुआ है? अंकित जी, दो अर्थों में, दोनों ही अर्थों में मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण मानूंगा। एक इन अर्थों में क्योंकि यह न केवल भारत की प्राचीन और तत्कालीन समय की विश्व की आधुनिकतम शिक्षा व्यवस्था का प्रतीक था, बल्कि दूसरी ओर यह एक ऐसे विनाश का प्रतीक भी बना जहां पर न केवल स्ट्रक्चर जगाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर जलाया गया, बल्कि उसको पददलित करते हुए एक तरह से नष्ट कर दिया गया था। ये उसका भी पुनरुत्थान है। नालंदा विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय था जिसकी ख्याति पूरे विश्व में थी। और आज मैं प्रधानमंत्री जी को जब सुन पा रहा था, तो जब वो कह रहे थे कि लगभग 20 देशों के विद्यार्थी यहाँ आने लगे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय था जहाँ से 40 से कम नेशनलिटीज के विद्यार्थी कभी नहीं रहे जब तक वो अपने शिखर पर रहा, शीर्ष पर रहा। और वास्तव में तो क्या कि नालंदा विश्वविद्यालय के में परीक्षा देने के लिए प्रवेश परीक्षा जिसमें आज भी पेपर लीक होते हैं, लेकिन तत्कालीन समय में मैं कह सकता हूं कि उस समय भी परीक्षा देने के लिए 40,000 के आसपास विद्यार्थी नालंदा में प्रवेश पाने के इच्छुक दिखते थे। और यहाँ से जो बच जाते थे, जो विद्यार्थियों का प्रवेश यहाँ नहीं हो पाता था, उनको केटर करने के लिए नालंदा के 100 मील की संख्या में कई छोटे छोटे विश्वविद्यालय और भी पनपे। तो यह केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि विश्वविद्यालयों का विश्वविद्यालय था। मुझे लगता है कि आज हम सब भारतीयों का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाना चाहिए कि भारत की शिक्षा व्यवस्था का एक प्रतीक चिन्ह पुनर्स्थापित हो रहा है, पुनरुत्थानित हो रहा है। जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगा सर, जिस तरीके से बिहार की बात होती है, भारत की भी बात होती है, एजुकेशन में अभी भी कहा जा रहा है कि इस बहुत काम करने की आवश्यकता है, एजुकेशन बजट को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता है। उस कदम में नालंदा यूनिवर्सिटी जिस तरीके से अब काम कर रही है, इसको आगे भी और बढ़ाया जाएगा। और कितना महत्वपूर्ण भारत के लिए होगा कि इसी तरीके के और इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं पूरे देश में, जिससे कि एजुकेशन को व्यापक तौर पर एक अलग स्तर पर हम ले जा पाएं। अंकित जी, बिल्कुल। देखिए, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो संकल्पना है, उस संकल्पना का ये एक मील का पत्थर बनेगा। भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या अब 1000 क्रॉस कर चुकी है, महाविद्यालयों की संख्या 45,000 क्रॉस कर चुकी है, राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं की संख्या बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन भारत के अध्ययन की व्यवस्था और उनकी मेथोडोलॉजी के सापेक्ष बनने वाले विश्वविद्यालय या बने हुए विश्वविद्यालयों की संख्या बहुत कम है। नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय, जो कि उस प्रयास, जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हम इसे साउथ एशिया का पूरा एक हब, नॉलेज हब के रूप में विकसित करना चाहते हैं, क्योंकि साउथ एशिया की ज्यादातर विरासत साझी है। और जो शिक्षा की व्यवस्था भारतीय थी, वह राष्ट्रीय सीमाओं में कभी भी बंधी नहीं थी, जो अब बंधने लगी हैं। तो ये जो दोनों काम हुए हैं, उससे यह एडवांटेज बहुत बड़ा बनता है कि ये जो केवल एक विश्वविद्यालय की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रही है, बल्कि एक सोच बन रही है, जहां पर हम मुक्त होकर, जिसको हम लोगों ने कहा था मुक्तकरी शिक्षा व्यवस्था जो भारत की होती थी, मैं उस प्रकल्प से जुड़ा रहा हूँ, कई वर्षों से जुड़ा रहा हूँ, अपने प्रयास भी करता रहा हूँ। तो इस तरह की जो क्लासरूम से बाहर निकलकर शिक्षा प्राप्त करने वाली व्यवस्थाएं, आचार्य सेंट्रिक जो शिक्षा व्यवस्थाएं, ये जो व्यवस्थाएं हमारे यहाँ लुप्त हो गई थी, उसकी वजह से हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में छूटे थे। आज नालंदा उसका भी एक प्रयास प्रारंभ कर रही है कि ये जो उस व्यवस्था के आधार पर शिक्षकों की भर्ती होगी, या शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा, भर्ती शब्द सही नहीं होता, लेकिन उनको आमंत्रित किया जाएगा जो शिक्षा व्यवस्था देंगे, जो बाउंड्रीज से बाहर की बात करते हैं, एजुकेशन बियॉन्ड बाउंड्रीज की जो बात करते हैं, वो व्यवस्था ये नालंदा दे पाएगा। यह मेरी संकल्पना का नालंदा विश्वविद्यालय होगा। इसमें चाहे वो बिहार की राजनीतिक बाउंड्रीज हो या भारत की राजनीतिक बाउंड्रीज हो, ये दोनों आड़े नहीं आए, ये मेरी भी शुभकामना है, शुभेच्छा है।
हम भी यही उम्मीद करेंगे। शिक्षा में कोई राजनीति नहीं, शिक्षा में कोई क्षेत्रवाद नहीं, शिक्षा सभी के लिए ज़रूरी है और भारत को शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बनाने की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त हम छोटा सा दिल्ली के बारे में चलिए बात करते हैं और दिल्ली की राजधानी में पानी की जो किल्लत है वो किस तरीके से लोगों को परेशान कर रही है, उसकी परेशानियां, क्योंकि दिल्ली के अंदर ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और उस ऐसे हालात में इस तरह की पानी की जो किल्लत है उससे लोग बेहद परेशान हैं। कई इलाकों में 3-4 दिन से टैंकर से पानी आ रहा है, कई जगहों पर टैंकर के पानी की कालाबाजारी हो रही है और ज़्यादा पैसे देकर टैंक पानी बेचा जा रहा है। अभी तक पानी छोड़ने को लेकर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में ने हामी नहीं भरी है। दिल्ली सरकार पानी की किल्लत को लेकर हरियाणा सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। वहीं बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर पानी की कालाबाजारी करने का आरोप लगा रही है। राजधानी दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार है और फिलहाल हम दक्षिणी दिल्ली के देवरी इलाके में वाल्मीकि बस्ती में हैं और यहाँ पे देखिए किस तरीके से इंतजार हो रहा है कि टैंकर आए। हर दिन टैंकर भी नहीं आता, 3 दिन 4 दिन के अंतराल पर टैंकर आता है और ये अब देखिए कि किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं। और आपसे एक बार समझना चाहते हैं, अपना नाम बता दीजिए। रमेश कुमार है जी। आप पूरा ड्राम लेके आए हैं जी? क्या ड्राम करना पड़ेगा, सारा दिन 2-2 दिन पानी नहीं आता तो ड्राम में कम से कम 1-2 दिन चल जाएगा, इसलिए ड्राम लेके घूमने, एक ड्राम भर जाएगा। कुछ कभी कभार पैसे से भी मिल जाता है, 1 आध ड्राम टैंकर वाले दे देते हैं। आप लोग भी यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे कितने दिन पे टंकी वो टैप में पानी आता है? नहीं, वैसे पानी आता, टैंकर से आता 4 दिन में 1 दिन। हाँ, बोर वाला पानी नहीं है, वो भी हमें थोड़ा बहुत मिल गया, 200 लीटर। 200 लीटर, हाँ 200। आप क्या कह रही हैं? 4-5 दिन में हम लोगों को पानी मिलता है, उससे हमारा गुजारा भी नहीं होता क्योंकि फैमिली बड़ी है तो खरीदना पड़ता है। हाँ जी, कितने में खरीदते हैं? पानी खरीदते हैं 1000 में भी खरीदते हैं, 1500 में भी खरीदते हैं। कितना इंतजार करती हैं तो टैंकर आता है? कितना देर इंतजार करना? कई बार तो हफ्ते में हो जाता है टैंकर इंतजार करते करते। ये तो प्राइवेट बेच रहे हैं 2-2000 लीटर का, 2000 लीटर पानी। बताइए हम कहाँ जाए? हमारे तो पानी में फ्लैटों में इतने कनेक्शन हो रहे हैं और हमारा पानी हमें ही बेच रहे हैं। हमारा ये समझना चाह रहे, जब टैंकर आने वाला होता है तो कितना इंतजार करती हैं तो टैंकर पहुँचता है? हम तो सुबह से शाम तक करते हैं इंतजार और जब आ जाता है तो लड़ के मरते हैं, मिलता ही नहीं है। 200 लीटर एक ड्रम मिलता है पानी, उससे भी लड़ामरी हो जाती है, खूब गुत्थामारी होती है। परेशानी आपको लगता है कि राजधानी दिल्ली है तभी इस तरह की दिक्कत? हाँ भैया, मैं तो दिक्कत पानी की हुई है, बहुत दिक्कत है यहाँ तो, बहुत दिक्कत है। पानी वहाँ तक बेच के जल बोर्ड के जाके धक्के खा गए, वो पानी बेचता, हमारा पानी वो बेच देता है, वहाँ से पानी आता नहीं है। 2-2 हजार बोल रहे हैं जल बोर्ड को लेके। जल बोर्ड में हम तो ज्यादा परेशान हो गए, जब जाकर टैंकर बांधा उस पर भी सड़फड़ाई हो जाती है यहाँ। वो भी काफी दिन में, हफ्ते में, हाँ 4-4 दिन में टैंकर आ रहा है, उसमें भी सड़फड़ाई जाता है, हमारा गुजारा ही नहीं हो रहा। आप कुछ कहेंगे? मैं भी सबकी परेशानी तो यही है। हाँ यही है सबकी। कैसे काम करती हैं? खरीद के पीती हैं, क्या करती हैं? हम तो टैंकर मंगाते हैं, टैंकर से पानी भराते हैं, उससे गुजारा। तो पैसा खर्च करते हैं? बिल्कुल पैसे। अब देखिए कि यहाँ पर ये सब खाली पड़ा है और यहाँ पर इंतजार इस बात को लेकर हो रहा है कि इन सब चीज जो बाल्टियां हैं उन सब में पानी भरा जाए। हालात जिस्म सूरत जहाँ और भी खराब, चारों तरफ खराब, यहाँ और भी खराब। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसमें दिल्ली बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए और साथ ही साथ सांसद भी मौजूद रहे। दिल्ली में जल संकट को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि दिल्ली को उसके हक का पानी अगर नहीं मिला तो वो 21 जून से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगी। आतिशी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, चाहे हरियाणा से पानी दिलवाएं या कहीं और से। उन्होंने कहा है कि अगर 21 जून तक दिल्ली को अपने हक का 100 MGD पानी नहीं मिला तो अनशन शुरू करेंगी। मैंने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है
और मैंने उनसे निवेदन किया है, मैंने उनसे आग्रह किया है कि अब दिल्ली वालों का कष्ट हर सीमा को पार कर रहा है। आज दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिला, तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना होगा। चलिए अब खबर टेक्नोलॉजी की दुनिया से। गूगल ने एंड्रॉयड के लिए जेमिनी एआई के मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसको लेकर लोग काफ़ी उत्साहित हैं। यह एप्लीकेशन कैसे काम करता है, कितना कारगर है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं इस रिपोर्ट में। Tell me how to make a 1 kilogram vanilla cake. मुझे एक वनीला 1 इंचने रेसिपी तयारी पद बनवण्याची केक उंडाक के जी वेनिल मने एक बनानो रेसिपी ता दी। आज सुबह गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने घोषणा की कि गूगल जेमिनी ऐप अब भारत में उपलब्ध है। To appeal to a wider audience, you can now chat in Hindi, Bengali, Gujarati, Kannada, Malayalam, Marathi, Tamil, Telugu और उर्दू। Yeah, so I guess it's a good thing because right now I think मुझे लगता है ये अच्छी बात है। फिलहाल बात करने का सिर्फ एक जरिया अंग्रेजी है। भारत में अभी 22 शेड्यूल भाषाएं हैं। मुझे लगता है कि इससे जानकारियां तेजी से फैलेंगी और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ पाएंगे। मुझे लगता है ये अच्छी बात है कि गूगल ने अपने खुद का एआई लॉन्च किया है, लेकिन अभी सबको चैट जीपीटी की आदत हो गई है। लोग इसमें काफी चीजें खोजते हैं। मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में लोगों को इसे अपनाने में परेशानी होगी, लेकिन एक समय के बाद लोगों को इसकी भी आदत हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप अपनी पसंदीदा भाषा में जेमिनी के साथ चैट कर सकते हैं। बट दैट्स नॉट ऑल। जेमिनी एडवांस्ड गूगल के सबसे सक्षम एआई मॉडल जेमिनी 1.5 प्रो द्वारा संचालित भी इन 9 भाषाओं में उपलब्ध है। एक विशाल 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो के साथ ये 1500 पेजेस तक की जानकारी को प्रोसेस कर सकता है, जिससे ये कंज्यूमर्स के लिए सबसे शक्तिशाली चैटबॉट बन जाता है। जेमिनी एआई ऐप आ गया है ऑफिशियली फॉर इंडिया और आप डाउनलोड कर सकते हो और नॉन इंडियन लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है, विच इज़ वेरी वेरी गुड, राइट। हिंदी, मराठी, तमिल, मलयालम ऐसे लैंग्वेजेस सारे सपोर्टेड है। आप फिलहाल आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन में डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये करता क्या है? ये एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ गूगल सर्च कह सकते हैं हम लोग, एआई वर्जन ऑफ इट। इसमें आप इमेज प्रॉम्प्ट दे सकते हो, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दे सकते हो, वॉइस प्रॉम्प्ट दे सकते हो और आप जो क्वेश्चन, आप जो सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब गूगल का चैटबॉट जेमिनी देगा आपको। एंड इट्स ऑल वेरी वेरी एक्यूरेट। ऐसे काफ़ी सारे चैटबॉट्स हैं मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी एक बहुत पॉपुलर चैटबॉट है और इस चैटबॉट के कंपैरिजन में आप अगर इमेज जनरेशन करना चाहते हो, आप प्रॉम्प्ट देके इमेज क्रिएट करना चाहते हो, तो जेमिनी में फ्री में कर सकते हो, लेकिन चैट जीपीटी आपसे पैसा लेता है। सो दैट्स एन एडवांटेज। दूसरा एक एडवांटेज ये है कि जेमिनी ऐप इज ग्रेट फॉर रिसर्चर्स। तो समझ लो अगर आपके पास 1500 वर्ड का डॉक्यूमेंट है और या फिर आपके पास 100 ईमेल्स है, आप सारे अपलोड कर सकते हो जेमिनी में और वो आपको समराइज करके इन्फॉर्मेशन दे देगा। और अगर आप उसको एनालाइज करना चाहते हो, वो सारा इन्फॉर्मेशन उसके पास होगा और वो प्राइवेटली करता है, सिक्योरली करता है। ये सारा वो यूज नहीं करता इन्फॉर्मेशन या रीड नहीं करता, विच इज वेरी वेरी नाइस। जरूर ट्राई करना, आई थिंक यू रियली रियली लाइक इट। ये अपग्रेड डॉक्यूमेंट अपलोड और डेटा एनालिसिस जैसी रोमांचक नई विशेषताएं लाता है। Now you can upload large documents or spreadsheets and let Gemini Advanced summarize, analyze and visualize your data for you. And the best part, आप और भी अधिक जगहों पे Gemini का उपयोग कर सकते हैं। अब ये Google Messages से भी इंटीग्रेटेड है, जिससे आपके फ़ोन पर AI के साथ कोलैबोरेट करना काफ़ी आसान हो गया है।